नॉर्मलाइजेशन क्या होती है सर? हमारा पहला एरिया नॉर्मलाइजेशन। सर नॉर्मलाइजेशन ये है यू हैव अ बिग नोटबुक। समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा है। बेसिकली रिडंडेंसी को खत्म करना और चीजों को सिंप्लीफाई करना, कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करना है टेबल के अंदर। सर यू हैव अ बिग नोटबुक वेयर यू राइट। आप एग्जांपल दे रहे हैं, आपके पास एक नोटबुक है जहां पर आप अपने दोस्तों की डिटेल्स लिखते हैं, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनकी फेवरेट गेम क्या है, उनका फोन नंबर क्या है। अगर आप सेम फ्रेंड का नाम और डिटेल्स बार बार लिखेंगे तो इससे नोटबुक बड़ी मैसी और हार्ड टू अपडेट हो जाएगी। अगर आपने अपने दोस्त का फोन नंबर अपडेट करना है तो जहां जहां दोस्त का नाम और फोन नंबर लिखा हुआ है वहां वहां उसे अपडेट करना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम है। आपने अगर चीज तरीके से और रेपिटिशन नहीं की हुई तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर रेपिटिशन है, बार बार फोन नंबर लिखा है, तो जहां जहां फोन नंबर लिखा है वहां वहां उसे अपडेट करना पड़ेगा। सो हम ये कहते हैं कि भाई अगर आप तरीके से टेबल बनाए हुए हो, फ्रेंड का नाम और आईडी का एक टेबल अलग हो, गेम का एक टेबल अलग हो, फोन नंबर का एक टेबल अलग हो, तो एक ही जगह पर फोन नंबर अपडेट करना पड़ेगा और बात खत्म होगी। बेसिकली मकसद क्या है? आप डाटा को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई रेपिटेशन नहीं होती, इजी टू अपडेट हो जाता है, डाटा क्लीन और कंसिस्टेंट रहता है डेटाबेस। ये असल में इसकी थीम है। टॉपिक अभी शुरू नहीं हुआ, ये इसकी बेस में नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है डाटा नीट, क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉपर्ली लिंक्ड हो विदाउट अननेसेसरी कॉपीज। सर डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। अब मैं अगले स्टेप पे जा रहा हूं। व्हाट इज डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन? ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन क्या है? एक अप्रोच है जिसके जरिए डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेशन यानी रेपिटेशन मिनिमाइज हो जाए और डाटा इंटेग्रिटी जो है वो इंश्योर हो। डाटा इंटेग्रिटी का मतलब है जैसा डाटा होता है वैसा ही रहे, ना उसका फॉर्मेट तब्दील हो, ना उस डाटे में कोई तब्दीली आए, ना उस डाटे का प्राइमरी की यानी डाटे की एंटिटी, डाटे की यूनिकनेस, डाटे की शनाख्त में भी तब्दीली ना आए, और चौथे नंबर पे एक डाटे का जो दूसरे डाटे से रिलेशन है उसमें भी तब्दीली ना आए। ये चार पहलू डाटा इंटेग्रिटी के थे। मैंने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाए। इटली बंदा चला गया और सारी मिसाल दी, याद है सर? वही वाली बात यहाँ पर है। लेकिन आज मैं आपको डेटाबेस पढ़ाते हुए डाटा इंटेग्रिटी के ये चारों पहलू बड़ी डिटेल से दोबारा कवर कराऊंगा। उस वक्त कुछ बातें थी जो मैंने नहीं बताई थी क्योंकि वो डेटाबेस के साथ आनी थी। अच्छा, डाटा नॉर्मलाइजेशन इसलिए जरूरी है कि रेपिटेशन खत्म हो जाती है। अगर एक ही डाटा मल्टीपल प्लेसेस पर लिखा हुआ है तो रेपिटेशन है। सर जी अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हमने एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है ओवरऑल स्टूडेंट ऑफ एसबीआई, वहां पे भी आपका नाम, सीआरएन, फोन नंबर आ रहा है। एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है डीएसआर स्टूडेंट बाय अली इमरान, इसमें भी आपका नाम और सीआरएन आ रहा है। एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है स्टूडेंट टॉट बाय अली इमरान, इसमें भी आपका नाम और सीआरएन आ रहा है। एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है ओवरऑल डीएसआर स्टूडेंट, उसमें भी आपका नाम आ रहा है। यानी आप गौर कर रहे हैं 4 जगह पे ये रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये डुप्लीकेशन है, ये डुप्लीकेशन है। वो कहता है ये नहीं होनी चाहिए, ये वाली डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, रिडंडेंसी, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली क्या है?
अपडेट, इंसर्ट और डिलीट करने में गलती नहीं होनी चाहिए। अब जरा मेरा पॉइंट समझना सर। मैंने आपको कहा एक तरफ है डीएसआर, एक तरफ है डीएसआर स्टूडेंट, एक तरफ है सर अली इमरान स्टूडेंट्स, और एक तरफ है एसबीआई स्टूडेंट्स। जिस वक्त मैं एक बच्चा इधर एसबीआई के फ्रंट ऑफिस जाके कहता है सर जी बात यह है कि मेरी वो सिम और मोबाइल गुम गया है, अब मेरी सिम ये है, मुझे व्हाट्सएप इस नंबर पे आना चाहिए, वो कह देता है। जब वो ये वाली बात कहता है तो इस रिकॉर्ड पे वो क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं आपका नया कॉन्टेक्ट नंबर। जैसे वो इस पर अपडेट करते हैं, एट द सेम टाइम वो इधर भी अपडेट होना चाहिए और इधर भी अपडेट होना चाहिए। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल डीएसआर स्टूडेंट जो है वो तो ये ग्रुप तो एसबीआई देख रहा है, लेकिन मैं अपना ग्रुप मैं देख रहा हूं। अब आपने सिस्टम में बताया यहां पर रिकॉर्ड अपडेट हो गया, यहां पर रिकॉर्ड अपडेट हो गया, लेकिन यहां पर हुआ ही नहीं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जब मैंने जो रिकॉर्ड मेंटेन किया था वो अपडेट नहीं हुआ, इस तरह के रिकॉर्ड को कहते हैं ऑर्फन रिकॉर्ड। सर ऑर्फन रिकॉर्ड का मतलब होता है जिसका कनेक्शन टूट जाए अपने ऊपर वालों से। अब अपडेशन होगी, यहां पर हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी, यहां पर नहीं होगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं ऑर्फन रिकॉर्ड। वो रिकॉर्ड जो कि डेटाबेस अपडेट होने से नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल और देता हूं। मैं आप सारे बच्चों को कागज देता हूं, आप लोगों से आपका नाम, सीआरएन, फोन नंबर लेता हूं, उस फोन नंबर की बेस पर मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूं। अब ये जो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, इसका जब वो व्हाट्सएप ग्रुप मैं मैनेज कर रहा हूं, एक तरफ जो फ्रंट ऑफिस में आपका फोन नंबर और डिटेल है उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ। अब होता क्या है, अब फॉर एग्जांपल आप फ्रंट ऑफिस जाके कहते हैं कि यार मेरा रिकॉर्ड अपडेट करो, तो वो जब आपका रिकॉर्ड अपडेट करते हैं तो उस फ्रंट ग्रुप ने जितने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप डीएसआर पढ़ें, आप टेक्स्ट पढ़ें, आप FR1 पढ़ें, वो सारे ग्रुप को अपडेट करेगा। तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सारे ग्रुप्स को अपडेट करेगा, किसको नहीं करेगा? जो मैंने अपने तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था वो अपडेट नहीं हो पाएगा। तो सर समझ आ रहा है? इसको कहते हैं ऑर्फन रिकॉर्ड। सर जी आओ मेरे साथ। नॉर्मलाइजेशन के 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 1 NF, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। Normalization progresses through a series of normal form, each building on the previous one. There are 3 normal forms: first normal form, second normal form और third normal form, which are the most applied, जो सबसे ज्यादा अप्लाई होते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है? फर्स्ट नॉर्मल बड़ी आसान है, मतलब आपको मैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ाऊंगा तो आपके ज़हन में आएगा कि बड़ी गल की थी, इसमें तो कोई खास बात नहीं थी, लेकिन आपने उसको ऐसे समझना कि बहुत खास बात है ताकि वैसे लिख सके। इन्होंने बहुत खास करके बताया। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वो कहता है एक ही कॉलम में एक आइटम होनी चाहिए, एक से ज्यादा आइटम नहीं होनी चाहिए। ऑल डाटा इन अ कॉलम एक ही टाइप का होना चाहिए, ऑल डाटा इन अ कॉलम एक ही टाइप का होना चाहिए, कोई रिपीटिंग ग्रुप या अरे सिंगल कॉलम में नहीं होनी चाहिए। ईच कॉलम मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाइबल, हर रो यूनिकली आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए। सर 3 बातें उसने कही हैं। सर फॉर एग्जांपल
अली आपका फ्रेंड था, फेवरेट गेम थी क्रिकेट और फुटबॉल। ये नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन है। क्यों? एक कॉलम में एक से ज्यादा आइटम है। नॉर्मल फॉर्म ऐसे नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल फॉर्म कहता है एक कॉलम में एक जगह पर एक आइटम हो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो पहली बात, उसने 3 बातें कही हैं। बात नंबर 1, ऑल डेटा मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप। जब गेम की बात किया तो उस कॉलम में सारी गेम्स के नाम होंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सिंगल कॉलम में सिंगल आइटम होगी, मल्टीपल आइटम नहीं हो। पॉइंट नंबर 3, हर रो जो है उसमें प्राइमरी की होगी, उस रो में कोई यूनिक बात होगी। सर नेम, यहां पर फॉर एग्जांपल ये इसकी पहचान है कि इस नेम का ये। मैं आपको एक मिसाल और दे देता हूं, आओ मेरे साथ। आपने अक्सर देखा होगा रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट CRN, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फोन नंबर। स्टूडेंट CRN है 1 2 3, स्टूडेंट नेम है ABC। स्टूडेंट फोन नंबर में क्या होता है, अक्सर वो कहता है सर जी ये नंबर मेरा है, और अगर ये बंद हो तो फिर ये वाला नंबर ले लीजिएगा। अब यहां पर जैसे ही आपने ये देखा, आपके दिमाग में आया एक रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड में एक ही नंबर आना चाहिए। ये जो इसने 2 नंबर दे दिए, दिस इज वायलेशन ऑफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। और सर समझ आ रहा है? इसका हल पता क्या होता है? आप एक कॉलम और डालते हैं, स्टूडेंट फोन नंबर सेकंड, और इसकी बजाय इसको 0304428808 कर देते हैं। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये यहां पर वायलेशन हो रही थी, ये वायलेशन रिमूव हो गई। सर क्या मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं? नॉर्मल फॉर्म का मतलब है एक कॉलम में एक ही आइटम हो। 3 बातें उसमें नॉर्मल फॉर्म में कही हैं। हर रिकॉर्ड में एक प्राइमरी की होनी चाहिए, एक यूनिकनेस होनी चाहिए। दूसरा उसने क्या कहा, एक कॉलम में एक ही टाइप की चीजें होनी चाहिए। यहां पर अगर अगला बच्चा एड्रेस लिख देगा अपना तो ये गलत हो जाएगा, ये वायलेशन ऑफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तीसरी बात क्या कही, एक कॉलम में एक ही आइटम होना चाहिए, 2 आइटम नहीं होने चाहिए। आए मेरे साथ। सर नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में से 3 बातें कही हैं। एग्जांपल देखो, ये क्रिकेट फुटबॉल था, इसने कहा अब ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया है, उसको लिखेगा दिस टेबल violates the first normal form. In order to achieve normal form, तो हम क्या करेंगे, अलग-अलग rows में ये ऐड करेंगे गेम। Now every box has one value, no list or bundle. सर आप गौर करें, ये आपकी किताब में अभी तक जितना बताया मैंने ये चीज नहीं लिखी, मैंने 2 एग्जांपल्स डाली हैं। किताब में एक है, लेक्चर में 2 है। क्यों? सर जरा बात जरा पक्की हो जाए, मजबूत हो जाए। चलो किताब वाली एग्जांपल की तरफ जाओ। उसने कहा ऑर्डर ID 1 2, कस्टमर नेम है, प्रोडक्ट ऑर्डर्ड। आगे वो कहता है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वायलेशन होगी। क्यों? प्रोडक्ट ऑर्डर्ड में एक से ज्यादा आइटम्स हैं, ये नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन है। तो हमने क्या करना है, सिंगल इंडिविजुअल वैल्यू होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑर्डर्ड कॉलम को ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करेंगे? सर ऐसे ठीक कर देंगे।
मुश्किल तो नहीं लग रहा सर? ये है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, यहां पर अचीव होता है जी सर जी। ऑर्डर कस्टमर का जो नाम है वही आएगा और ऑर्डर आईडी वही आएगा। बहुत अच्छी बात की है आपने। इसको यहां पर ही देखना है, अगली एग्जांपल में मैंने बताना था लेकिन भाई ने जो बता दिया है। असल में अब होता ये है, जब ऐसा हो जाता है, अब इस टेबल में प्राइमरी की क्या है? सवाल क्या है? इस टेबल में चूंकि उसने कहा है ना कि हर टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए, इस टेबल की प्राइमरी की क्या है? क्या ऑर्डर आईडी प्राइमरी की है? तो पहले तो ये पढ़ लेते हैं सर प्राइमरी की होती क्या है। याद रखिएगा प्राइमरी की दो लाजिम शर्तें हैं। फर्स्ट, यूनिक हो। पहली बात है प्राइमरी की यूनिक होनी चाहिए यानी रेपिटेशन ना हो। दूसरा, नॉट नल। प्राइमरी की वाला डब्बा खाली नहीं होना चाहिए। आप में से जब मैं पूछूंगा कि आपका सीआरएन क्या है, हर बच्चा कोई ना कोई सीआरएन बता रहा होगा, जो वो बता रहा होगा वो किसी दूसरे का नहीं होगा। और कोई एक बच्चा भी ये नहीं कहेगा सर मेरा तो कोई सीआरएन नहीं है, अल्लाह का शुक्र। ऐसा नहीं। तो सीआरएन आपकी, सर आपका शनाख्ती कार्ड क्या है? हर बच्चा एक शनाख्ती कार्ड बता रहा होगा और वो शनाख्ती कार्ड नंबर यूनिक होगा और कोई ये नहीं कह सकता मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो प्राइमरी की का मतलब क्या है? यूनिक हो, रेपिटेशन ना हो और नल ना हो। अब भाई का सवाल मेक सेंस, क्योंकि उनके जहन में ये बात पहले ही थी तो उन्होंने ये सवाल पुट किया। सर जी ऑर्डर आईडी में 1 ये तो रेपिटेशन आ रही है, कस्टमर नेम है रेपिटेशन आ रही है। अब अगर इस तरह रेपिटेशन हो तो हम प्राइमरी की कंपोजिट प्राइमरी की बना लेते हैं। कंपोजिट प्राइमरी की समझते हैं? यानी दो कॉलम्स को मिलाकर प्राइमरी की बना लेते हैं, उसको कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। यहां पर प्राइमरी की बनेगी ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट ऑर्डर को मिला के, यानी 1 लैपटॉप, 1 माउस, 1 कीबोर्ड, 2 मॉनिटर, 2 प्रिंटर। अब आपने ये देखा, अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में ये सारे केसेस में कोई रेपिटेशन तो नहीं आ रही? नो सर, दिस वुड बी द प्राइमरी की। ये प्राइमरी की होगी सर। दो कॉलम्स को मिलाकर प्राइमरी की बनाई है, इसको क्या कहते हैं? कंपोजिट प्राइमरी की। इसको क्या कहते हैं? कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट प्राइमरी की। सर ये हमने बात कर ली पहली, जिसको कहा गया है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कैसे अचीव होती है। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बात नहीं थी, वैसे यहां पर ये वाली बात भाई ने की तो मैंने बता दी, आगे कहाँ मानी थी मैंने कहा भी बता देता हूँ। अभी तो सीधी सीधी बात थी, एक कॉलम में एक से ज्यादा आइटम नहीं होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा आइटम होगी तो क्या करेंगे? अलहदा अलहदा इसको ले आएंगे, अलहदा अलहदा इसको। सर सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसीज एंश्योरिंग ऑल। सर जी अब मैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म खत्म हो गई है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में निचोड़ क्या निकला है? ये लो, ये निचोड़ है सर जी।
सारा डाटा कॉलम में हो, कॉलम में जो डाटा हो वो सेम टाइप का हो, एक कॉलम में एक से ज्यादा आइटम ना हो, और हर रो में प्राइमरी की होनी चाहिए। ये हमारी पहली नॉर्मल फॉर्म है। ये जब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अचीव होगी तो उसमें ये वाली चीज लाजमी होगी। अब मैं नॉर्मल फॉर्म की तरफ जा रहा हूं, दूसरी नॉर्मल फॉर्म। वो कहता है नॉन प्राइमरी की फुली डिपेंड करें प्राइमरी की पर। क्या कहा? नॉन प्राइमरी की फुली डिपेंड करें प्राइमरी की पर। नॉन प्राइमरी की फुली डिपेंड करें प्राइमरी की पर। सर जी यहां पर आए, ये प्राइमरी की है, नॉन प्राइमरी की फुली डिपेंड करें प्राइमरी की पर। यहां पर नॉन प्राइमरी की सिर्फ ये है, ये दोनों से मिलके प्राइमरी की बनी है ना। प्राइमरी की जो कंपोजिट प्राइमरी की है वो तो इन दोनों की बेस पर ही बनी है। ये जो नॉन प्राइमरी की है ये प्राइमरी की पर डिपेंडेंट होनी चाहिए। आओ जरा एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, दूसरी एग्जांपल से जिसमें क्लैरिटी होगी। इस एग्जांपल को हमने छेड़ा तो ये आपको उतना क्लियर नहीं करेगी। एग्जांपल लीजिएगा, स्टूडेंट आईडी है, सब्जेक्ट है, स्टूडेंट नेम है, मार्क्स। टेबल आपने देख लिया। पहली शर्त, एक कॉलम में दो आइटम्स तो नहीं है, इसका मतलब है पहली नॉर्मल फॉर्म तो अचीव होगी। आगे आओ, अगली बात देखो, प्राइमरी की कौन सी? सवाल क्या है? प्राइमरी की कौन सी है? यहां पे स्टूडेंट प्राइमरी की है, रिपीट हो रहा है। सब्जेक्ट प्राइमरी की है, नहीं। स्टूडेंट नेम, नहीं। मार्क्स, सर जी मार्क्स कैसे पहचान हो सकती है? मेरा पॉइंट समझो ना। यानी आप लोगों का लिस्ट बनाई है तो लिस्ट में क्या मार्क्स की बेस पर पहचान करके 90 नंबर वाला बच्चा केड़ा ही? अगले टेस्ट में फिर 60 नंबर होंगे तो फिर उसका नाम 60 नंबर वाला होगा या 90 नंबर वाला होगा? इसका मतलब है मार्क्स तो पहचान नहीं हो सकते। सर आइडियली हमेशा स्टूडेंट आईडी होती है, लेकिन यहां पर स्टूडेंट आईडी रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे? कंपोजिट बनाएंगे, कंपोजिट प्राइमरी की बनाएंगे। कौन सी कंपोजिट प्राइमरी की होगी? एक तरफ ये उठाऊंगा, दूसरी तरफ सब्जेक्ट उठाऊंगा। सर जी अली नहीं उठा सकता ना, फिर मुसीबत वही है, ये और ये सेम हो जाएंगे, रिपीट हो गया तो प्राइमरी की तो फिर भी ना बनी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मुझे क्या उठाना होगा यहां पर? ये दो आइटम्स उठाऊंगा। सर एक, ये दो आइटम्स उठाऊंगा सर, वन मैथ, वन इंग्लिश, टू मैथ, टू इंग्लिश। यार तवज्जो है तो थोड़ा सा ध्यान से, ये ना थोड़ा डेटाबेस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज्यादा घुसना नहीं है, थोड़े से घुस के बाहर निकल आना बस। अल्लाह पाक शुक्र, हमारे सीए के लिए इतना ही चाहिए था, लेकिन जितना है उसको जरा ध्यान से करें। अच्छा अब जरा गौर करना, आपको समझ आ गया? प्राइमरी की सीधा सीधा कोई था नहीं, हमें दो कॉलम जोड़कर एक कंपोजिट प्राइमरी की बनानी पड़ी। ये बात समझ आ गई? यस और नो? थैंक यू। आगे चलते हैं। सर दो कॉलम को जोड़कर एक प्राइमरी की बनानी पड़ी। अगली बात वो क्या कह रहा है सुनो, वो कहता है नॉन प्राइमरी की को डिपेंड करना चाहिए प्राइमरी की पर फुली। इसका मतलब यह है कि नॉन प्राइमरी की को प्राइमरी की पर फुली डिपेंडेंट होना चाहिए। अब मेरी बात समझना, अली जो है ये नॉन प्राइमरी की है, स्टूडेंट ने, ये किस पे डिपेंडेंट है? सर ये स्टूडेंट आईडी की बेस पर स्टूडेंट नाम निकलता है।
तो अली जो है, ये स्टूडेंट नेम जो है वो स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है, लेकिन अली जो है वो क्या सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है? सर जी देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे पास रिकॉर्ड सेव हुआ है, भाई का नाम है इकराम, इनका रोल नंबर है 123, और ये पढ़े, और मिसाल के तौर पे मैं 123 लिखता हूं, इनका नाम आ जाएगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट, ये जो नाम है ये स्टूडेंट आईडी पर डिपेंडेंट है, लेकिन अगर मैं डीएसआर लिखूंगा तो इनका नाम नहीं आएगा। अब अगली बात सुनो, ये जो मार्क्स हैं, ये सॉरी स्टूडेंट नेम जो है, मैं यार ये वाली बात पहले मुकम्मल कर लूं फिर मार्क्स की तरफ आता हूं। ये स्टूडेंट नेम डिपेंडेंट है स्टूडेंट आईडी पर, लेकिन यही स्टूडेंट नेम सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब ये है सब्जेक्ट की बेस पर नाम नहीं पता चलेगा, सब्जेक्ट की बेस पर नाम पता। और यार डीएसआर में तो तेरे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, रोल नंबर तो एक ही बच्चे का है क्या? तो भाई रोल नंबर की बेस पे नाम मिला, यस मिल सकता है। सब्जेक्ट की बेस पर नाम मिलेगा, नो। इसका मतलब ये है स्टूडेंट नेम डिपेंडेंट है स्टूडेंट आईडी पर, लेकिन स्टूडेंट नेम सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। स्टूडेंट नेम सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है, लेकिन स्टूडेंट नेम सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। सर बात यहां पर खत्म कर, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी पर डिपेंडेंट है, लेकिन स्टूडेंट नेम किस पे डिपेंडेंट नहीं है? सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। आपने पढ़ा है नॉन प्राइमरी की फुली डिपेंडेंट होनी चाहिए, पार्शली डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। ये देखें सब, फिर दोबारा पढ़े, रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। नॉन प्राइमरी की प्राइमरी की पर फुली डिपेंडेंट होनी चाहिए, पार्शियली डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। सर स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी पर तो डिपेंडेंट है, लेकिन सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी पार्शियल डिपेंडेंसी और फुल डिपेंडेंसी नहीं है। सर इसका मतलब है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन है। इसका मतलब है सेकंड नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन। सर ये बात स्टोरी मैंने आपको सुना दी, अगला डिस्कस करने लगा हूं, मार्क्स की बात करने लगा हूं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो भी दूर हो जाएगी। ये देखना मार्क्स, सर किसी बच्चे के जो मार्क्स आते हैं वो स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है, यस। मार्क्स स्टूडेंट आईडी के मुताबिक एलोकेट होंगे, यस। मार्क्स सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है, यस यार मार्क्स सब्जेक्ट के ही होंगे ना। यानी ये मार्क्स वाला जो पोर्शन है ये फुली डिपेंडेंट है, ये नॉन प्राइमरी की है, ये फुली डिपेंडेंट है किस पे? प्राइमरी की पर। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर लिखा क्या हुआ? Here the key, the thing that make each row unique is student ID plus subject. Student ID plus subject क्या बन गई? प्राइमरी की बन गई। अब आप ध्यान से देखिए, मार्क्स डिपेंडेंट है स्टूडेंट पर और सब्जेक्ट पर, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म अचीव हो रही है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। लेकिन स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी पर डिपेंडेंट है और सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट आईडी जो है, द पार्ट ऑफ द की स्टूडेंट आईडी इज एनफ टू नो स्टूडेंट नेम, वी डोंट नीड द होल की। सर जी स्टूडेंट नेम जो है वो स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है और सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब है ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। अब हमें करना क्या होगा? इस सेकंड नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन है, पार्शियल डिपेंडेंसी, इसको रिमूव कैसे करेंगे? कहते तोड़ के दो टेबल बना लो। पहला टेबल देखो, स्टूडेंट आईडी
स्टूडेंट नेम, ये इस पे डिपेंडेंट है फुली, यस। ये प्राइमरी की है, ये नॉन प्राइमरी की। प्राइमरी की नॉन प्राइमरी की पर क्या हो गई, डिपेंडेंट होगी, खत्म, साफ सुथरा माहौल, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, टेबल छोटा बन गया और ये बात क्लियर हो गई। अगला दूसरा टेबल, सर जी दूसरा टेबल, यहां पर प्राइमरी की क्या होगी, 1 मैथ 1 इंग्लिश, 2 मैथ 2 इंग्लिश, और ये जो मार्क्स हैं ये मार्क्स फुली डिपेंड करेंगे किस पर, इस प्राइमरी की पर, जिसको कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। अब मैंने उस टेबल को तोड़ के ये दो टेबल्स बना दिए, और इन दोनों टेबल में क्या खसूसियत है, नॉन प्राइमरी की फुली डिपेंडेंट है प्राइमरी की पर, नॉन प्राइमरी की फुली डिपेंडेंट है प्राइमरी की पर। वो मुश्किल तो नहीं लग रहा सर ये बात? सर मैंने ये एग्जांपल आपको आउट ऑफ बुक दी है ताकि आप थोड़े तगड़े हो जाएं, तैयार हो जाएं, किताब की एग्जांपल कर सकें। आऊं किताब की तरफ। सर क्या बात आपको समझ आ गई है? एक एग्जांपल और करेंगे ना, अगर कुछ दरमियान में कुछ धुंधला धुंधला है तो वो क्लियर हो जाएगा मेरे साथ। सर किताब की एग्जांपल है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट ऑर्डर्ड, कस्टमर एड्रेस। अब यहां पर मुझे आप ये बात बताएं, प्राइमरी की कौन सी है? ऑर्डर आईडी प्राइमरी की हो सकती है? नहीं हो सकती सर, रेपिटेशन आ रहा है ना बड़े भाई, एक दो बार आ रहा है, जो रिपीट हो जाए वो तो प्राइमरी की हो ही नहीं सकता। कस्टमर नेम तो वैसे ही नहीं, ऑर्डर नहीं। अब यहां पर प्राइमरी की क्या बनानी पड़ेगी, कंपोजिट। कंपोजिट प्राइमरी की क्या करूं, मुझे जोड़ना पड़ेगा ऑर्डर आईडी प्लस कस्टमर नेम। नहीं बनेगी बात, ये देखना यार फिर रिपीट हो रहा होगा, मुझे जोड़ना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑर्डर्ड। तो मेरी प्राइमरी की बनेगी 1 लैपटॉप, 1 माउस, 2 मॉनिटर। अब यहां पे कोई रेपिटेशन नहीं है, तो पहले तो डिसाइड किया कि प्राइमरी की ये होगी। अगला स्टेप, हमें पता है नॉन प्राइमरी की को फुली प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होना चाहिए, यही पढ़ाया था। अब देखो ये दो तो हो गए प्राइमरी की, अब नॉन प्राइमरी की क्या है, कस्टमर नेम। कस्टमर नेम ऑर्डर आईडी पे डिपेंडेंट है, यस। कस्टमर नेम प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, नो। और यार कस्टमर का नाम प्रोडक्ट पे तो डिपेंडेंट नहीं ना हो सकता। यहां पर मसला क्या आ गया, पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई। क्यों? वो कहता है कस्टमर नेम ऑर्डर आईडी पे तो डिपेंडेंट है लेकिन प्रोडक्ट ऑर्डर पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हमने तो पढ़ा है नॉन प्राइमरी की को फुली डिपेंडेंट होना चाहिए प्राइमरी की पर, और यहां पर पार्शियल डिपेंडेंसी है, यानी कस्टमर नेम ऑर्डर आईडी पे तो डिपेंडेंट है और प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। यार मेरा पॉइंट पिक कर गए, इतनी सी बात है। ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर अ कंपोजिट प्राइमरी की, बट कस्टमर नेम and customer address depend only on order ID and not product ordered. This is a partial dependency. To achieve second normal form, split the table. अब हमने नॉर्मल फॉर्म कैसे अचीव करनी है? अच्छा दूसरी बात और देखो, कस्टमर एड्रेस की बात कर लो। कस्टमर एड्रेस ऑर्डर आईडी पे डिपेंडेंट है, क्या कस्टमर एड्रेस प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है? ओए हाँ ना करो यार। आपने जो ऑर्डर किया हुआ है उस ऑर्डर के अंदर आपने लिखा हुआ है कि भैया इस एड्रेस पर माल भेजो, तो
ऑर्डर कस्टमर एड्रेस ऑर्डर आईडी पे डिपेंडेंट है, यस। लेकिन जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसका आपके एड्रेस से क्या ताल्लुक? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसका आपके एड्रेस से कोई ताल्लुक नहीं, यानी कस्टमर एड्रेस प्रोडक्ट ऑर्डर पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब है ये पार्शियल डिपेंडेंसी। अब इसका हल क्या है? सर तोड़ के टेबल अलग-अलग करो। एक टेबल बनाया है ऑर्डर आईडी प्रोडक्ट ऑर्डर का। जी सर। सर अभी उस पर आने लगा हूं सर। सर जी ये देखिएगा, ऑर्डर आईडी प्रोडक्ट ऑर्डर। अब आपने टेबल तोड़ लिया, अब आपने टेबल तोड़ लिया। एक में ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट ऑर्डर लिख दिया है और एक में ऑर्डर आईडी कस्टमर नेम कस्टमर एड्रेस लिख दिया। भाई पूछ रहे हैं क्या ये प्राइमरी की है? कैसे हो सकती है सर ऑर्डर आईडी प्राइमरी की? यहां पर तो 1 रिपीट हो रहा है। ये वाला नीचे वाला सर एक बना लेंगे ना, कंपोजिट प्राइमरी की बना लेंगे जिसमें ये दोनों होंगे। अभी ऊपर भी तो बनाया है, ऐसे ही बनाया सर। निचोड़, अब गौर करना, यहां पे प्राइमरी की क्या होगी? 1 लैपटॉप 1 माउस 2 मॉनिटर। ठीक हो गया। अब ये दोनों तो खुद प्राइमरी की का हिस्सा है, ये दोनों तो खुद ही प्राइमरी की का हिस्सा है। तो यहां पर तो नॉन प्राइमरी की प्राइमरी की पर फुली डिपेंडेंट होनी चाहिए, इसकी जरूरत नहीं पेश आएगी, ये तो वैसे ही ठीक है। अलबत्ता अगर कस्टमर टेबल की बात करें तो कस्टमर नेम किस पे डिपेंडेंट है? ऑर्डर पे। कस्टमर एड्रेस किस पे डिपेंडेंट है? ऑर्डर पे। सर जी इसका मतलब है सेकंड नॉर्मल फॉर्म अचीव हो रही है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म अचीव हो रही है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म अचीव हो रही है। सर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म अचीव हो रही है। सर सेकंड नॉर्मल फॉर्म का निचोड़ क्या निकला? नॉन प्राइमरी की फुली डिपेंडेंट होनी चाहिए प्राइमरी। बस इस टेबल में क्या मसला था? नॉन प्राइमरी की पार्शियली डिपेंडेंट थी प्राइमरी की, पर हमने कहा नहीं तोड़ो, दो टेबल्स में तोड़ दो ताकि नॉन प्राइमरी की किस पे डिपेंडेंट हो? प्राइमरी की पर। ये सारे का मकसद भला क्या है? सर एक ना जिस तरह प्रकार होती है ना, मरकज एक होता है, कहते मरकज एक रहे, फोकस एक रहे, एक मेन चीज हो जिसकी बेस पर, मिसाल के तौर पे आप सब लोग हैं, आप यहां पर हमारी प्राइमरी की एसबीआई का अलहदा से आईडी कोई नहीं है, बल्कि क्या है? आई कैप की सीआरएम, ये हमारी प्राइमरी की है। आप इस प्राइमरी की, सर आप कभी भी चले जाएं फ्रंट ऑफिस वाले पूछेंगे आपका सीआरएन क्या है, वो आपका नाम भी नहीं पूछेंगे। सीआरएन से क्या हो जाएगा? हर चीज पता चल जाएगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो मरकज सीआरएन को बना दिया। सर आगे चलो, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी खत्म कर दें। पहला दूसरा नॉर्मल फॉर्म क्या था? पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म कर दें। ये क्या है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी खत्म कर दें। इसका क्या मतलब है? अगर कोई टेबल पहले ही सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे है तो फिर उस पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म लगेगी। इसका मतलब ये है कि देखो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट सिटी, पोस्टल कोड,
देखो स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है, सिटी स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है, लेकिन पोस्टल कोड सिटी पे डिपेंडेंट है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो कह रहा है पोस्टल कोड तो सिटी पे डिपेंडेंट है, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? इसको कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, यानी पोस्टल कोड सिटी पे डिपेंडेंट है और सिटी स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है। यहां पर वो कहता है हर फील्ड को किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए? प्राइमरी की पे डिपेंडेंट। ट्रांजिटिव, वाया नहीं, डायरेक्ट डिपेंडेंस होनी चाहिए। ये बात इस टेबल में उसने क्या किया? उसने कहा यहाँ पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन हो रही है, पोस्टल कोड सिटी पे डिपेंडेंट है और सिटी स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है। तो यहां पर उसने कहा ट्रांजिटिव डिपेंडेंस है, नहीं होनी चाहिए, यानी किसी के वाया डिपेंड नहीं करना, डायरेक्ट डिपेंड करना। क्या कर दिया उसने कहा तोड़ो टेबल को, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है, सिटी स्टूडेंट आईडी, और उस टेबल को ही तोड़ दिया। कराची का पोस्टल कोड ये है, लाहौर का पोस्टल कोड ये है, पोस्टल कोड सिटी पे डिपेंडेंट। अब यहां पर क्या चीज आ गई? यहां पर जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंस थी, यानी प्राइमरी की पर किसी के वाया डिपेंडेंट थे, वो खत्म हो गई। पॉइंट समझ आ रहा है? आओ सर, ये दूसरी एग्जांपल थी, किताब वाली एग्जांपल पे ले हैं। सर जी ऑर्डर आईडी है, कस्टमर नेम है, कस्टमर एड्रेस है, सिटी है। अब गौर करना, कस्टमर नेम किस पे डिपेंडेंट है? ऑर्डर आईडी। कस्टमर एड्रेस ऑर्डर आईडी से मिल जाएगा, लेकिन कस्टमर सिटी एड्रेस से मिलेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, यानी कस्टमर सिटी एड्रेस पे डिपेंडेंट है और एड्रेस ऑर्डर आईडी पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब यह है कि ये डायरेक्ट डिपेंड नहीं हो रहा, इनडायरेक्ट डिपेंड हो रहा है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन है। वो कहता है तोड़ो ऐसे टेबल को, ऐसी की तैसी तोड़ दिया सर। आईडी कस्टमर नेम और उसने एड्रेस आईडी डाल दिया। सर एड्रेस आईडी कस्टमर एड्रेस न्यूयॉर्क सिटी। अब यहां पर मैंने आपको अगली बात बड़ी कीमती बतानी है। पहली तो ये बात समझ लो, पहली तो ये बात समझ ली कि ये जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो गई, टेबल तोड़ के दो कर दिए। दूसरी बात ये है कि हर वो टेबल ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है एड्रेस आईडी, और कस्टमर एड्रेस भी आईडी पे डिपेंडेंट है। तो भाई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो नहीं है, ये बात तो खत्म होगी। अलबत्ता यहाँ पर एक और इस एग्जांपल के जरिए मुझे ये बात समझाने का मौका मिल गया है कि फॉरेन की क्या होती है। फॉरेन की मैंने हमेशा समझाया वो की होती है जो दो टेबल के दरमियान, दो टेबल को कनेक्ट करती है। यहां पर देखना, ये जो एड्रेस आईडी है ये इस एड्रेस आईडी को कनेक्ट कर रही है। यहां पे जॉन डो है, ये इस टेबल के साथ कनेक्ट करके एड्रेस और सिटी बता देगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर जो बात समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि यहां पर इसको फॉरेन की बोलते हैं। फॉरेन की एक टेबल, ये प्राइमरी की है और ये फॉरेन की। ये फॉरेन की क्या करती है? दो टेबल्स को कनेक्ट कर देती है। फॉरेन की दो टेबल्स को कनेक्ट कर देती है। एक फॉरेन की में तब्दीली आ जाए तो कनेक्शन खराब हो जाता है। इसीलिए जब डाटा इंटेग्रिटी की बात की थी तो उसमें रिलेशनल इंटेग्रिटी की बात की थी चैप्टर 2 में, और जब रिलेशनल इंटेग्रिटी की बात की थी तो वहां पर फॉरेन की बात की थी। फॉरेन की वो की है जो एक टेबल को दूसरे टेबल से क्या करती है? कनेक्ट करती है। सर यहां पर ये एड्रेस आईडी क्या है? फॉरेन की है, इसके जरिए ये टेबल इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। रिलेशनल इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है।
जॉन डो का एड्रेस क्या है, इस कनेक्शन के जरिए हम ट्रैक कर सकते हैं। जॉन डो का सिटी क्या है, इस टेबल के जरिए हम कनेक्ट कर सकते हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये होती है फॉरेन की। जब वो कहते हैं ना डेटा इंटेग्रिटी को इंश्योर करना है, तो वो वहां पे कहते हैं उसके रिलेशन को इंटेग्रिटी को इंश्योर करना है। रिलेशनल इंटेग्रिटी का मतलब है कि उसका आपस में कनेक्शन बरकरार है, और कनेक्शन किसके जरिए बना होता है, फॉरेन की के जरिए बना होता है। यही बात चैप्टर 2 में रिलेशनल इंटेग्रिटी में हमने आपको बताई थी। सर मैंने आपको तीनों बातें बता दी, तीनों बातें बता दी। आओ मेरे साथ यार, अब बोर्ड पे देखो, जरा कंक्लूड कर दूं मैं। 5 मिनट है, एक बार मेहनत करके सब कुछ दोहरा दूं, जिंदगी का कोई पता नहीं है। सर बात नंबर 1, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है? सर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में पहली बात ये, एक कॉलम में सेम टाइप ऑफ डेटा हो, एक ही डेटा हो, मल्टीपल डेटा ना हो, और तीसरी बात रिकॉर्ड में क्या होना चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए, यानी रिकॉर्ड की यूनिकनेस होनी चाहिए। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की शर्त। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में उसने क्या कहा था, नॉन प्राइमरी की फुली डिपेंडेंट हो प्राइमरी की पर। मुश्किल तो नहीं लग रहा? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या था, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए, फुल डिपेंडेंसी। यहां पर पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव होनी चाहिए, यहां पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव होनी चाहिए। सर मुश्किल तो नहीं लग रहा? ये सारी बात, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फुल डिपेंडेंसी। मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? सर नचोड़ आओ, ये तीनों बातें समझ आ गई? सर समरी ये है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिपीटिंग डाटा को रिमूव करते हैं ताकि सिंपल रहे। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं ताकि फोकस रहे, एक ही आइटम पे डिपेंडेंट रहे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं ताकि वो टेबल प्योर रहे और क्लियर हो कि कौन सी चीज किस पे एक्चुअल में डिपेंड कर रही है। सर बेनिफिट क्या है? नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट है कि रेपिटेशन खत्म होती है, एनोमलीज कम हो जाती हैं, मेंटेनेंस इजी होती है टेबल की। ट्रेड ऑफ क्या है? सर देखिए, टेबल पहले 4 थे, टेबल बढ़ के 8 हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए। टेबल ज्यादा बढ़ जाएंगे, उसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी, और दूसरे नंबर पे स्लो हो जाएगा सिस्टम। स्लो कैसे हो जाएगा? सर पहले इसी डाटे से यहां तक पहुंच जाना था, अब वो क्या करेगा, अब इस डाटे से इस ये लिंक लेगा, ये लिंक लेके इस डाटे पर आएगा, तो सर्च प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा, स्लो हो जाएगा। ये 2 बातें लिखी हुई हैं सर इसके अंदर, ये नॉर्मलाइजेशन